आज के इस विस्तृत चर्चा में हम जीव विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। मतलब आज का हमारा विषय है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसे हम आमतौर पर जेनेटिक्स कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो पीडीएफ नोट्स हैं वे उन सभी सुनने वालों के लिए एक बेहतरीन गाइड है जो इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं। बिल्कुल, इस गहन अध्ययन का उद्देश्य केवल रटे रटाए तथ्यों को दोहराना नहीं है। हमारा लक्ष्य इन पीडीएफ नोट्स की एक एक लाइन को डिकोड करना है। सही कहा, ताकि सुनने वालों को रटने की बजाय ये समझ में आए कि जो लक्षण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं उनका असली विज्ञान क्या है। मैं अपने सवालों के जरिए कोशिश करूंगी कि चर्चा और गहरी हो। और मैं हर स्लाइड के विजुअल्स और मुख्य बिंदुओं को समझाता चलूंगा। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर ना एक 3D डीएनए हेलिक्स का ऑब्जेक्ट है जो हवा में घूमते हुए वंशागति की अद्भुत प्रक्रिया को दर्शा रहा है। बहुत ही शानदार विजुअल है ये। हाँ, तो यहाँ वंशागति या हेरिडिटी का सीधा सा मतलब बताया गया है, लक्षणों का माता पिता से संतानों में जाना। और जो विविधता है, मतलब वेरिएशन, वो उन असमानताओं को कहते हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम इनका अध्ययन करते हैं वही जेनेटिक्स है ना? एकदम सही। जेनेटिक्स शब्द डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, लेकिन इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। एक और बात, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था। मेंडल ने इसे कारक कहा था। अच्छा, तो अगर जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी ले जाते हैं तो फिनोटाइप को हम बाहरी रूप से कैसे पहचानेंगे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट भी दे दूं। आनुवंशिकी के जनक मेंडल हैं और जीन शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जोहानसन हैं। ये नाम परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। तो आपके सवाल का जवाब अगली स्लाइड में है। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक 3D पौधे का मॉडल है जिसमें एक लंबा और एक बौना पौधा साथ साथ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये विजुअल फिनोटाइप को बहुत अच्छे से समझा रहा है। बिल्कुल। फिनोटाइप बाहरी लक्षणों को कहते हैं, जैसे आंख का रंग या इस 3D मॉडल में पौधे का लंबापन, जबकि जीनोटाइप जीव की जीनी संरचना है, और गुणसूत्र पर जहां जीन होता है उसे जीन बिंदु कहते हैं। मतलब लोकस। हाँ, लोकस। अब जब दोनों जीन समान हों, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी टी, तो वे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाते हैं। अलग हों टी, तो विषम युग्मजी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ही लक्षण के दो अलग अलग रूप ही विशेषक या ट्रेट कहलाते हैं? बिल्कुल सही। लक्षण जैसे पौधे की लंबाई और विशेषक जैसे लंबापन या बौनापन। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बीच का अंतर उदाहरण के साथ याद रखना अत्यंत आवश्यक है। ये तो बहुत बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है। हाँ, आइए अब तीसरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का 3D संलयन मतलब फ्यूजन हवा में तैरता हुआ दिखाया गया है। युग्मक मतलब परिपक्व जनन कोशिकाएं? हाँ, और जब दो अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन होता है तो उसे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक जोड़ी लक्षणों के बीच संकरण एक संकर संकरण है और दो जोड़ी के बीच द्विसंकर संकरण। और परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है? परीक्षण संकरण में प्रथम पीढ़ी यानी F1 का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है। तो परीक्षण संकरण में हमेशा अप्रभावी या रिसेसिव जनक को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर सारे लक्षण प्रभावी ही दिखेंगे, जिससे असली जीनोटाइप छिप जाएगा। अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस से ही छुपे हुए रिसेसिव जीन का पता चलता है। और एग्जाम अलर्ट, टेस्ट क्रॉस का सीधा उदाहरण, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी टी के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। ये लॉजिक बहुत स्पष्ट है। आगे क्या है? चलिए चौथी स्लाइड पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड पर 3D में मटर के बीज पीले और हरे रंग के चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीले और हरे मटर मेंडेले प्रयोगों की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। यहाँ संकर पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस के बारे में है, जो F1 का किसी भी जनक के साथ संकरण है। प्रथम पीढ़ी में दिखने वाले लक्षण प्रभावी और छिप जाने वाले अप्रभावी होते हैं।
और मेंडल के बारे में क्या जानकारी है? मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक माली परिवार में हुआ था। उन्होंने मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, उस पर 7 साल तक प्रयोग किए, 1856 से 1863 तक। यह सोचने वाली बात है कि मेंडल ने अपने इतने महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? बहुत ही सटीक सवाल है। इसका जवाब अगली स्लाइड में मिलेगा, पर पहले एग्जाम अलर्ट। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम और प्रयोग की अवधि 1856 से 1863, इसे रट लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलें। इस स्लाइड पर 3 वैज्ञानिकों के 3D चित्र बने हैं जो मेंडल के पुराने नोट्स की धूल झाड़कर उनकी पुनर्खोज कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रतीकात्मक विजुअल है। हाँ, 1865 में मेंडल ने निष्कर्ष प्रस्तुत किए और 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक वैन शेरमैक ने उनके नियमों की पुनर्खोज की। और वो मटर वाला सवाल? हाँ, मटर चुनने के कारण थे। ये 1 वर्षीय पौधा है, उगाने में आसान है, कम जगह लेता है, द्विलिंगी होने के कारण 100 परागण करता है और इसमें विपरीत लक्षण साफ दिखते हैं। ये तो समझ आ गया, लेकिन इतनी सटीक खोज के बावजूद मेंडल के काम को 16 सालों तक पहचान क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि उन्होंने जीव विज्ञान में गणित का इस्तेमाल किया था, जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया। और ध्यान दें, एग्जाम अलर्ट, 1900 में मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले तीनों वैज्ञानिकों के नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मतलब उस समय की वैज्ञानिक दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। बिल्कुल। अब 6वीं स्लाइड को डिकोड करते हैं। देखिए, यहाँ एक 3D टेबल है जो हवा में तैर रही है, जिसमें मटर के 7 विपरीत लक्षणों की सूची जगमगा रही है। 7 लक्षण कौन कौन से? तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, फली की आकृति, फली का रंग और पुष्प स्थिति। मेंडल की सफलता का कारण कई पीढ़ियों का अध्ययन और उनका गणितीय लेखा-जोखा था। इसी से उनका पहला नियम बना, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ, जहां F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखते हैं, जैसे संकर लंबे पौधे। तो गणितीय लेखा-जोखा रखने से मेंडल को जीव विज्ञान के प्रयोगों में कैसी अभूतपूर्व सटीकता मिली? गणित से वे सिर्फ अनुमान लगाने के बजाय सटीक पैटर्न पकड़ पाए। वो गिन सकते थे कि कितने पौधे लंबे हैं और कितने बौने। एग्जाम अलर्ट, प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में 100% संकर लंबे यानी कैपिटल T स्मॉल t पौधे प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखें। गणित और जीव विज्ञान का यह संगम वाकई क्रांतिकारी था। चलिए अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। इस स्लाइड में 3D पुनेट चौखाना यानी पुनेट स्क्वायर बना है, जिसके अंदर कैपिटल T और स्मॉल t जीनोटाइप्स घूम रहे हैं। ये स्क्वायर तो जेनेटिक्स की जान है। हाँ, ये दूसरा नियम समझाता है, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग होते हैं। फिनोटाइप अनुपात होता है 3.1 और जीनोटाइप होता है 1.2.1। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जहां एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तो क्या पृथक्करण का नियम ये साबित करता है कि लक्षण पीढ़ियों के दौरान आपस में कभी मिश्रित नहीं होते, मतलब ब्लेंड नहीं होते? एकदम सही, वे अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। और एग्जाम अलर्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप 3.1 और जीनोटाइप 1.2.1 अनुपात सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों में आते हैं। ये अनुपात तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आइए 8वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 16 खानों वाला एक बड़ा 3D चेकरबोर्ड है जो द्विसंकर संकरण के 16 अलग-अलग परिणाम दिखा रहा है। द्विसंकर संकरण मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है, पर इसके आगे मेंडलवाद के विचलन भी हैं। पहला है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसकी खोज कार्ल कोरिन्स ने गुलाबास के पौधे में की थी। तो अपूर्ण प्रभाविता में दोनों में से कोई भी जीन पूरी तरह अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखा पाता? क्योंकि दोनों ही जीन पूरी तरह से प्रभावी नहीं होते, इसलिए एक बीच का रास्ता बन जाता है। एग्जाम अलर्ट, द्विसंकर संकरण का 9:3:3:1 अनुपात और अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण यानी गुलाबास का पौधा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ये बीच का रास्ता कैसे दिखता है, ये दिलचस्प है। चलिए 9वीं स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर एक 3D लाल और एक सफेद फूल आपस में मिलकर एक सुंदर गुलाबी फूल में बदल रहे हैं। यही वो अपूर्ण प्रभाविता है ना? बिल्कुल। गुलाबास में लाल और सफेद पुष्पों के क्रॉस से F1 में 100% गुलाबी फूल आते हैं
और F2 में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 होता है। और दूसरा विचलन कौन सा है? दूसरा है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस, जहां दोनों लक्षण साथ साथ प्रदर्शित होते हैं। इसी स्लाइड में आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी है। 1888 में वोल्टेयर ने केंद्रक में धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र नाम दिया था। अपूर्ण प्रभाविता जहां ब्लेंडिंग होती है और सहप्रभाविता जहां दोनों दिखते हैं, इनके बीच का ये बुनियादी अंतर छात्रों को कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? बहुत आसान है। अपूर्ण प्रभाविता में नया रंग बनता है, जैसे लाल और सफेद से गुलाबी। सहप्रभाविता में दोनों रंग अलग अलग धब्बों में दिखते हैं। एग्जाम अलर्ट, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात एकदम समान, यानी 1:2:1 होता है। ये एक अपवाद है। ये अपवाद अक्सर परीक्षाओं में उलझा देता है। हाँ, अब 10वीं स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ 3D क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक से बाहर निकलते हुए एनिमेटेड रूप में दिख रहे हैं। तो अब हम गुणसूत्रों के सिद्धांत पर आ गए हैं। जी, 1902 में सटन और बोवेरी ने आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। फिर 1933 में TH मॉर्गन ने इसका समर्थन किया। उन्होंने सहलग्नता या लिंकेज के बारे में बताया। लिंकेज क्या है? जब जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत पास-पास होते हैं तो वे एक साथ वंशागत होते हैं। वे स्वतंत्र अपव्यूहन को नहीं दर्शाते। इसके बाद यहाँ लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन का भी परिचय है। तो सहलग्नता मेंडल के तीसरे नियम यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद कैसे बन जाती है? क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन कहता है कि जीन अलग अलग जाएंगे, पर लिंकेज में वे एक साथ बंधे रहते हैं, अलग नहीं होते। एग्जाम अलर्ट, गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सटन और बोवेरी ने 1902 में किया था। इसे कंठस्थ कर लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मील का पत्थर था। आइए 11 स्लाइड खोलते हैं। इस स्लाइड पर एक लंबा 3D DNA स्ट्रैंड है, जिसमें अचानक एक रासायनिक बदलाव से चिंगारी निकल रही है। ये चिंगारी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को दिखा रही है। बिल्कुल, शरीर में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जो संख्यात्मक हो सकता है, जैसे बहुगुणिता, या संरचनात्मक, जिससे जीव की मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है जीन उत्परिवर्तन, जिसमें DNA या RNA की रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। क्या सभी उत्परिवर्तन जीवों के लिए हानिकारक ही होते हैं या विकास के लिए ये जरूरी भी है? बहुत गहरा सवाल है। सभी हानिकारक नहीं होते, कुछ विकास के लिए आधार भी बनते हैं। पर एग्जाम अलर्ट, संरचनात्मक उत्परिवर्तन के कारण कभी-कभी जीव की मृत्यु भी हो जाती है। ये तथ्य सत्य असत्य वाले प्रश्नों में आ सकता है। म्यूटेशन का दायरा बहुत बड़ा है। चलिए 12वीं स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं का एक 3D मॉडल है, जो गोल आकार से सिकुड़कर हसिया या सिकल के आकार में बदल रहा है। सिकल सेल एनीमिया। जी हाँ, जीन उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। उत्परिवर्तन के प्रकार होते हैं प्रतिस्थापन, विलोपन और निवेशन। अन्य प्रकार हैं बिंदु उत्परिवर्तन और फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ये फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के हटने या जुड़ने से पूरी कोडिंग डिक्शनरी कैसे बदल जाती है? क्योंकि DNA 3-3 के जोड़े में पढ़ा जाता है। अगर एक अक्षर हटा तो पूरा फ्रेम आगे खिसक जाता है और सारी जानकारी गलत हो जाती है। एग्जाम अलर्ट, सिकल सेल अनीमिया जीन उत्परिवर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है, इसे नोट कर लें। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। अब 13वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में एक 3D X क्रोमोसोम लाल रंग से चमक रहा है, जो आनुवांशिक रोगों के वाहक होने का संकेत दे रहा है। सेक्स लिंक ट्रेट्स की बात हो रही है। हाँ, लिंग संलग्न लक्षण प्रायः X गुणसूत्र पर होते हैं। इसके उदाहरण हैं वर्णांधता, यानी लाल और हरे रंग में अंतर न कर पाना, और हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। हीमोफीलिया को अक्सर शाही बीमारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूरोप के शाही परिवारों में महारानी विक्टोरिया के माध्यम से फैला था। एग्जाम अलर्ट, वर्णांधता में रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ये एक क्लासिक परीक्षा प्रश्न है। इतिहास और विज्ञान का क्या दिलचस्प मेल है? आइए 14वीं स्लाइड देखते हैं। यहाँ 3D में गुणसूत्रों के जोड़े दिख रहे हैं, जहाँ 21वें जोड़े वाले स्थान पर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम आ गए हैं। 21वें जोड़े में 3, ये तो डाउन सिंड्रोम है। बिल्कुल। मनुष्यों में मेंडेलीय विकार जैसे थैलेसीमिया होते हैं, जिसमें
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से घटकर केवल 20 दिन रह जाता है। और गुणसूत्रीय विकार है डाउन सिंड्रोम, 21वीं जोड़ी में एकाधी सूत्रता। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। थैलेसीमिया में लाल रक्त कणिकाओं की उम्र इतनी कम क्यों हो जाती है, जिससे इंसान हमेशा दुर्बल रहता है? क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाता तो कोशिकाएं जल्दी टूट जाती हैं। एग्जाम अलर्ट, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की अधिकता से होता है? उत्तर है 21वीं जोड़ी। यह प्रश्न बोर्ड से लेकर नीट तक में आता है। ये बहुत ही क्रिटिकल जानकारी है। चलिए अब अंतिम 15वीं स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड पर 3D में लिंग गुणसूत्रों के अलग अलग संयोजन जैसे XO और XXY एक चक्र में घूम रहे हैं। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, टर्नर सिंड्रोम में X गुणसूत्र की कमी होती है, यानी 45 XO अवस्था, महिला बांझ होती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में X की अधिकता होती है, यानी 47 XXY। इसमें नर नपुंसक होते हैं और शुक्राणु नहीं बनते। टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में जो अंतर है वो शारीरिक लक्षणों को इतना विपरीत कैसे कर देता है? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स हार्मोनल संतुलन तय करते हैं। एक कम या ज्यादा होने से पूरा विकास बदल जाता है। एग्जाम अलर्ट, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम का आनुवंशिक ढांचा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा में हमने मटर के छोटे से दाने से लेकर मानव शरीर के जटिल क्रोमोसोम और जेनेटिक विकारों तक का पूरा सफर तय किया है। बिल्कुल, मेंडल के नियमों से लेकर आधुनिक गुणसूत्रीय सिद्धांतों तक ये सब बुनियादी समझ के लिए नींव का काम करते हैं। ये विषय वाकई हमें बताता है कि जीवन कितनी जटिल और खूबसूरत व्यवस्था से चलता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए